Hello to all my CA Foundation Jan 26 students. So in today's concept revision under 25 minutes video, we are covering a statistics का बहुत important topic that is of 7 marks known as probability. अब सबको बच्चा पता है recent exams में probability 7 marks के लिए आ रहा है और बहुत बच्चों का ये टॉपिक बहुत कच्चा है. बट आप अगर इसके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट सही से पढ़ोगे ना तो आप इसके 7 में से मिनिमम 4 से 5 सम कर लोगे, ये मैं एश्योरेंस देता हूं. तो आपको मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज दोनों बताता हूं ताकि आपका प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओ तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगी कौन सी चीज को कहां पे यूज करना है. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. प्रोबेबिलिटी को बच्चा पढ़ने का दो अप्रोच होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव. मतलब थ्योरेटिकल वे में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो और फॉर्मूला वे में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो. अब बच्चा कुछ डेफिनेशन याद रखो. सबसे पहला डेफिनेशन होता है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उससे अगर कुछ रिजल्ट मिले तो उसे बोलने का एक्सपेरिमेंट. एक होता है बच्चा रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आपको पहले से पता होता है कि ये परफॉर्म करूंगा तो ये आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको मालूम नहीं होता. जैसे अगर आपने कॉइन टॉस किया तो आपको पता है इसके ऊपर हेड्स या फिर टेल्स आएगा, बट क्या 100% हेड्स या 100% टेल्स आएगा ये आपको पता नहीं होता है. सर इसके बाद इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जो भी आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें जो भी आउटकम आपको चाहिए उसको अपन इवेंट के फॉर्म में बोलते हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड. मैंने बोला मुझे हेड चाहिए और मैंने कॉइन एक बार फेंका, तो आपको पता है कि हेड एक बार जब कॉइन फेंक दिया तो हेड या फिर टेल आएगा, तो मुझे हेड चाहिए तो मेरा आंसर एच होगा. अब बच्चा बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स का. अलग अलग इवेंट होता है. पहला इवेंट होता है बच्चा नल इवेंट. नल इवेंट का मतलब होता है ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का एक भी पॉइंट नहीं आता है. जैसे मैंने एक डाइस फेंका, मैंने बोला मुझे इसके ऊपर 7 चाहिए. क्या बच्चा डाइस के ऊपर कभी 7 आ सकता है? आंसर इज नो. तो इसको हम डिनोट करते हैं सर्कल विद अ डैश, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट. सेकंड होता है बच्चा सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट. अगर सैंपल स्पेस का एक सबसेट लिया और उसके अंदर सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही पॉइंट आया तो उससे बोलने का सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट. जैसे मैंने बोला आपने डाइस फेंका, मुझे चाहिए इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता है कि दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है. तो कितने पॉइंट्स आए? एक ही पॉइंट. सर अगर एक से ज्यादा पॉइंट आया तो उसको ड्यूअल इवेंट बोलते हैं. या फिर बच्चा एक और चीज याद रखना, कंपोजिट इवेंट. व्हाट इज कंपोजिट इवेंट का मतलब? कंपोजिट इवेंट का बच्चा मतलब होता है जब आप एक सैंपल स्पेस को फर्दर इवेंट्स में तोड़ सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स में तोड़ सकते हो, डीकंपोज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट इवेंट. उसके बाद बच्चा थर्ड आपको याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. अगर दो इवेंट या दो इवेंट के बीच का अगर आपने यूनियन किया, मतलब दोनों को ज्वाइन किया और अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आया तो बोलने का एग्जॉस्टिव. क्या बोलने का? एग्जॉस्टिव. और दो इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उससे बोलने का एक्सक्लूसिव. जैसे ऑड नंबर और इवन नंबर डाइस का ऐड किया तो 1 2 3 4 5 6 से आएगा, वही तो सैंपल स्पेस होता है एक डाइस का. सेकंड, क्या इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन होता है? नहीं सर, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव. फिर बच्चा होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली सिमेट्रिक इवेंट्स, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स. इन तीनों का सिंपल एक ही मतलब है, अगर आप दो इवेंट्स ले रहे हो और दोनों का चांसेस 50-50% है, इक्वल चांसेस है, तो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स. जैसे कि एक कॉइन टॉस किया तो आपको पता है इसके ऊपर हेड्स या फिर टेल्स आएगा. अगर एक घर पे बच्चा पैदा हो रहा है तो आपको पता है या तो बॉय या तो गर्ल होगा, चांसेस कितने हैं? 50% 50%. फिर बच्चा एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स? एक इवेंट के होने से अगर दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट. जैसे मैं अगर आज वीडियो रिकॉर्ड ना करूं, क्या वो अमिताभ बच्चन की इनकम पे कुछ इफेक्ट होगा? नहीं सर, क्योंकि मेरा और अमिताभ बच्चन का कोई लेना देना नहीं है. उसके बाद बच्चा हम बात करते हैं सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से. जैसे बच्चा अगर आप एक बार डाइस थ्रो करोगे क्या नंबर आएगा सर? 1 से लेके 6, तो इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस. इसके जितने भी पॉइंट्स अगर आप काउंट करोगे ना इसको अपन बोलते हैं एन ऑफ एस. क्या बोलते हैं इसको? एन ऑफ एस, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस. अब बच्चा प्रोबेबिलिटी स्टडी करने के ना 3 अप्रोच होते हैं. एक होता है क्लासिकल, मैथमेटिकल और प्रियोरी. एक होता है एम्पिरिकल, पोस्टरियोरी या स्टैटिस्टिकल, और तीसरा होता है एक्सोमेटिक. आप बस 3 नाम याद रखो, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल, एक्सोमेटिक. अब बच्चा क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से सुन. क्लासिकल डेफिनेशन मतलब सिंपल भाषा में जो तू 10th स्टैंडर्ड से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा है सेम डेफिनेशन. अगर तूने अपने सैंपल पॉइंट्स को या सैंपल स्पेस को एक रियल नंबर असाइन कर दिया 0 to 1, रियल नंबर असाइन कर दिया 0 to 1 के बीच का कोई भी, तो उसे अपन बोलते हैं
क्लासिकल डेफिनेशन। अब क्लासिकल डेफिनेशन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसको ना बच्चा और एक वे में तो बोल सकता है, एन ऑफ एस का मतलब होता है पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑफ ए उसके अंदर से ही आता है, तो इसका दूसरा तरीका है बोलने का फेवरेबल अपॉन पॉसिबल, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। अब कुछ पॉइंट्स बच्चा याद रख, प्रोबेबिलिटी का आंसर सबसे मिनिमम 0 हो सकता है, सबसे मैक्सिमम 1 हो सकता है, बोथ इंक्लूसिव। 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई होता है, बोथ इंक्लूसिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी अगर कभी भी 0 आया ना तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी 1 आया ना तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। 0 आया तो इम्पॉसिबल, 1 आया तो श्योर। अगर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड किया तो 1 आना चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट बच्चा? अगर एक इवेंट हेड का है तो दूसरा जो इवेंट होगा टेल का वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर एक इवेंट ऑड नंबर का है तो दूसरा इवेंट होगा इवन नंबर का, वो जरा कॉम्प्लीमेंट है। तो इवेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। और लास्ट, एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ये हमेशा एम्प्टी सेट होता है। हमेशा कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकंड होता है बच्चा एम्पिरिकल या स्टैटिस्टिकल। जब आपके सैंपल स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, जब एक एक्सपेरिमेंट बार बार बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लिमिटिंग अप्रोच यूज करते हैं, जिसको स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन बोलता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस। थर्ड टाइप का जो डेफिनेशन होता है बच्चा, इसको एक्सियोमैटिक डेफिनेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन पूरा का पूरा सेट थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें कुछ चीज देखने का इंपॉर्टेंस, एक तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, प्रोबेबिलिटी का जो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी आएगा बच्चा वो 1 आएगा। अगर आपको बोला आपका इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, मतलब 0 के बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सिर्फ हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन सेट थ्योरी। अगर प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस शुड बी इक्वल टू 1। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन बी का सिर्फ फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बच्चा बात करते हैं इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस का। पहला सैंपल स्पेस बच्चा होता है कॉइन। कॉइन का सैंपल स्पेस ऑलवेज होता है 2 रेज टू n में। जैसे आपने एक बार कॉइन टॉस किया तो 2 रेज टू 1 2 आएगा, मतलब हेड्स और टेल्स। अगर दो बार कॉइन टॉस किया तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, मतलब HH HT TH TP। ऐसे 3 बार टॉस किया तो 2 का क्यूब आएगा जो कि 8 पॉइंट होता है। 3 का सैंपल स्पेस बच्चा ऐसे बनाने का, पहले में लिखने का 4 बार हेड 4 बार टेल, दूसरे में लिखने का 2 बार हेड 2 बार टेल, और तीसरे में लिखने का बच्चा 1 बार हेड 1 बार टेल। तो ऐसे करके आपका 3 का सैंपल स्पेस बन जाएगा। ऐसे जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस का सैंपल स्पेस आता है बच्चा 6 रेज टू n वेज में। कितने वेज में आता है? 6 रेज टू n। अगर आपने एक बार डाइस थ्रो किया तो 6 पॉइंट्स आएंगे। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं बच्चा? 1 2 3 4 5 6। ऐसे अगर आपने दो बार डाइस थ्रो किया तो पॉइंट्स आएगा 1 1 से लेके 6 6। तो ये दो डाइस का पॉइंट्स होता है 1 1 1 2 1 3 ऐसे 6 6 तक। अब दो डाइस में ना बच्चा कुछ चीज याद रखना, मिनिमम सम दो डाइस का 2 होता है, 1 + 1 2 होता है, और मैक्सिमम 6 + 6 12 होता है। तो मिनिमम सम इज 2, मैक्सिमम इज 12। फिर दो डाइस में ना कुछ सेम पॉइंट्स भी होता है, 1 1 2 2 3 3 ऐसे 6 6 तक ये सेम पॉइंट्स होता है ना। तो ये जो पॉइंट्स होता है इसको अपन डबलेट्स बुलाते हैं, सेट ऑफ डबलेट्स। क्या क्या होता है सर? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब बच्चा दो डाइस का सम के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, याद रखना। अगर 2 से लेके 7 तक का सम निकालना है आपको तो एक एक कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 का प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 का 2/36, 4 का 3/36, 5 का 4/36, 6 का 5/36, 7 का 6/36। अब 8 से लेके 12 के लिए ना 7 6 के पहले क्या आता है सर? 5 4 3 2 1। तो आपके डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगे। तो 2 से लेके 7 तक 1 कम, 8 से लेके 12 तक 5 4 3 2 1। क्लियर विद दिस? इसके बाद बच्चा थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कार्ड्स। कार्ड्स आपको आना ही चाहिए। टोटल एक पैक में बच्चा 52 कार्ड्स होता है एक्सक्लूडिंग जोकर, जिसके अंदर 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। रेड के अंदर 2 पार्ट होता है हार्ट डायमंड्स, ब्लैक के अंदर 2 पार्ट होता है स्पेड्स और क्लब। सब में होते हैं 13 13 13 13 कार्ड्स। ये जो चार चीज है बच्चा, हार्ट डायमंड स्पेड्स क्लब, इसे हम बोलते हैं सूट्स। तो कितने सूट्स होते हैं? 4।
हर सूट में कितना कार्ड होते हैं? 13। पहला कार्ड जो होता है पैक में उसको एस कार्ड बोलते हैं, फिर नंबर कार्ड होता है 2 से लेके 10, फिर आपका होता है किंग, क्वीन और जैक। कितने किंग के कार्ड होते हैं एक पैक में? 4। कितने क्वीन के कार्ड होते हैं? 4। कितने जैक के कार्ड्स होते हैं? 4। कितने एस के कार्ड्स होते हैं? 4। अगर अपने बच्चा किंग, क्वीन और जैक का कार्ड ऐड किया तो 12 कार्ड आएगा, इसे अपन बोलते हैं फेस कार्ड्स। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड्स। और अगर फेस में एस के कार्ड को मिलाया तो इसे बोलते हैं पिक्चर कार्ड्स। कौन सा कार्ड? पिक्चर या ऑनर कार्ड्स। पिक्चर या ऑनर कार्ड्स। बोलो वापस। टोटल कार्ड्स 52। कितना रेड? 26। कितना ब्लैक? 26। उसमें कितने पार्टीशंस? दो दो। रेड में हार्ट, डायमंड, ब्लैक में स्पेड्स, क्लब। सब में कितना कार्ड? 13 13 13 13। कितने सूट्स? 4। एक सूट में कितना कार्ड? 13। कार्ड्स का डिनोमिनेशन एज, फिर 2 से लेके 10, फिर किंग, फिर क्वीन, फिर जैक। कितने किंग के कार्ड? 4। कितने क्वीन के कार्ड? 4। कितने जैक के कार्ड? 4। कितने एस के कार्ड? 4। अगर फेस कार्ड बोला तो क्या क्या लेने का? किंग, क्वीन, जैक। कितने होते हैं? 4 4 4 12। फेस में अगर एस किया तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 को बोलते हैं पिक्चर या ऑनर कार्ड्स। इसके बाद बच्चा नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। अगर एक फैमिली में एक ही बच्चा है तो उसका क्या आएगा? बॉय कॉमा गर्ल। अगर दो बच्चे हैं तो बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। तीन बच्चा है तो सेम जो कॉइन में किया ना, 4 बार हेड 4 बार टेल, यहाँ पे लिख देना 4 बार बी और 4 बार जी, ऐसे करके आ जाएगा। नेक्स्ट वाला बच्चा पीवाईक्यू में भर भर के पूछा है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। बच्चा जो लीप ईयर होता है ना, उसमें टोटल 366 डेज होता है, जिसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको 52 वीक्स आएगा और 2 एक्स्ट्रा दिन आएगा। तो क्योंकि लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होता है तो किसी भी दिन आने का प्रोबेबिलिटी इन अ लीप ईयर इज 2/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इन अ लीप ईयर इज 2/7। ऐसे नॉन लीप ईयर में बच्चा 365 डेज होता है, जिसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 वीक और एक एक्स्ट्रा दिन आएगा। तो वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो कोई भी दिन हो सकता है वीक का, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 1/7। तो क्वेश्चन में लीप दिखे वर्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 2/7, नॉन लीप दिखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी डे इज 1/7। फिर बच्चा प्रोबेबिलिटी के कुछ सम में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज होता है, तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक्स पता होना चाहिए। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करो। परम्यूटेशन को हम लिखते हैं एनपीआर, कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं एनसीआर। एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r द होल फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r द होल फैक्टोरियल। अब बच्चा नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला, सक्सेस प्लस फेलियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमेशा 1 होता है। सेकंड बच्चा होता है एडिशन थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड बोला तो ये नहीं लिखने का, सिर्फ फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे अगर तीन सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी तो इसका आंसर आपको ऐसे बनना है, सिंगल वालों को ऐड, दो दो के कॉमन को माइनस, तीनों के कॉमन को ऐड, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस ए बी सी। फिर बच्चा होता है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस दो प्रकार के होते हैं, ए चाहिए बट बी नहीं, या तो बी चाहिए बट ए नहीं, तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको बोलते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, ए बट नॉट बी में हमें ए चाहिए तो ए को सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरसेक्शन से, बी बट नॉट ए का मतलब मुझे बी चाहिए तो बी को सब्ट्रैक्ट कर दो इंटरसेक्शन से। क्लियर? फिर बच्चा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है मुझे कोई एक ही चाहिए, तो अगर कोई एक ही चाहिए मतलब या तो वो ए बट नॉट बी होगा या तो वो बी बट नॉट ए होगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो होता है एग्जैक्टली 1। तो क्या होगा इन दोनों का एडिशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। ए को ऐड करो, बी को ऐड करो और इंटरसेक्शन को 2 बार सब्ट्रैक्ट। फिर बच्चा डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों ही इवेंट डैश है और बीच में इंटरसेक्शन है, या दोनों ही इवेंट डैश है बीच में यूनियन है, तो इसको बोलते हैं डी मॉर्गन। डी मॉर्गन क्या बोलता है? उल्टा सॉल्व करो। अगर इंटरसेक्शन है तो उसको करो यूनियन और 1 से सब्ट्रैक्ट करो, अगर यूनियन है तो उसको करो इंटरसेक्शन और 1 से सब्ट्रैक्ट करो। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वैसे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वर्ड प्रॉब्लम के लिए दो वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपके क्वेश्चन में एटलीस्ट या फिर और या फिर यूनियन लिखा है तो आपको यू का सिंबल यूज करना, मतलब यूनियन का सिंबल। और अगर आपके सामने बोथ या बट लिखा है
तो आपको इंटरसेक्शन करना है जिसका सिंबल n की तरह। तो ये फॉर्मूलाज आना बच्चा बहुत जरूरी है। एक बार बच्चा वापस रिवाइज करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स? सो सक्सेस प्लस फेलियर हमेशा 1 होता है। एडिशन थ्योरम में A यूनियन B का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर 3 इवेंट है तो बोलूंगा A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC प्लस A माइनस AC माइनस BC प्लस माइनस AC प्लस ABC। अगर इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला तो मैं इंटरसेक्शन नहीं लिखूंगा, सिर्फ लिखूंगा ABC या तो AB। अगर डिफरेंसेस यूज करना है तो दो तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, A बट नॉट B, दूसरा B बट नॉट A। A बट नॉट B का फॉर्मूला होता है A माइनस इंटरसेक्शन, B बट नॉट A का फॉर्मूला होता है B माइनस इंटरसेक्शन। अगर कोई एक ही चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है A प्लस B माइनस 2 टाइम्स इंटरसेक्शन ऑफ AB। अगर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है तो दोनों का डैश होना जरूरी है, तो यूनियन रहेगा तो वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में बदल जाएगा, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। कभी भी आपके क्वेश्चन में और या फिर एटलीस्ट वर्ड आता है तो आपको यूनियन लगाना है, एंड या फिर बोथ आता है या बट आता है तो आपको इंटरसेक्शन लगाना है। अब बच्चा बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? सीधा इधर आओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ऐसा प्रोबेबिलिटी जो कुछ कंडीशंस पे बेस्ड है। तो अगर मेरा प्रोबेबिलिटी कोई कंडीशन पे बेस्ड है तो इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और कंडीशन क्या होता है बच्चा? एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे मैंने E बाय F लिखा, इसका मतलब समझो, F हो चुका है, E होने वाला है। जो ऊपर लिखा वो होने वाला है, जो नीचे लिखा है वो हो चुका है। तो E बाय F का मतलब F हो चुका है, E होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है, जो हो चुका है उसको नीचे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और इन दोनों का कॉमन पार्ट ऊपर लिखो। तो आपका फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्लियर विद दिस? यस सर। अब बच्चा मैं दो फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं जो आपको सम्स के लिए यूज होगा। एक बार देख लो यहाँ पे। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, और एक वो पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A, तो इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला बनाना बहुत सिंपल है। सर A बाय B में नीचे क्या लिखा है? B, तो ये हो चुका है। B बाय A में नीचे क्या लिखा है? A, तो ये हो चुका है। तो जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ऊपर क्या करने का बच्चा है? इन दोनों का कॉमन लेने का। तो ये सर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये सर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। तो कंडीशनल में इतना बात ही याद रखना है। अब बच्चा बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अगर इंडिपेंडेंट का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, अगर एक इवेंट के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। इंडिपेंडेंट में आपको ये याद रखना है कि इंटरसेक्शन टूट के मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटरसेक्शन टूट के मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे अगर 3 इवेंट है तो हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। ऐसे अगर 2 इवेंट डैश के फॉर्म में तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अगर 3 इवेंट डैश के फॉर्म में तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। मतलब क्या याद रखोगे? अगर एबीसी इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब ए डैश बी डैश सी डैश भी इंडिपेंडेंट है। तो इवेंट इंडिपेंडेंट तो कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट। और एक चीज बच्चा आपको जो याद रखना है वो समझो, 3 इवेंट्स को इंडिपेंडेंट होने के लिए 4 कंडीशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है। वो खुद भी इंडिपेंडेंट, दो का अगर आपने किया तो भी वो इंडिपेंडेंट, तीनों का किया तो भी वो इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के कंडीशन उससे एक हमेशा ज्यादा होते हैं। अब बच्चा बात करते हैं आगे का पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसके ऊपर भी थ्योरी क्वेश्चन बहुत आया है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बच्चा कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। कौन सा? कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी के अलग अलग फॉर्मूलाज निकालना है तो देखो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों इंटरसेक्शन ही देंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का पहले दो फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इसे बच्चा क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। अगर क्वेश्चन में वर्ड लिख के दे रखा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में मैंने क्या बोला? इंटरसेक्शन टूट के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको पता है कि इंटरसेक्शन 0 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। और कभी बोला एडिशन थ्योरम यूज करो, तो एडिशन थ्योरम क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
जो आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होता है, अगर इंटरसेक्शन का किया तो यूनियन सब्ट्रैक्ट। क्लियर विद दिस? यस। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट होता है ऑड्स इन फेवर्स एंड अगेंस्ट। अगर आपके पास n सैंपल पॉइंट्स है, इसमें से मैंने बोला m पॉइंट आपके सक्सेस है, तो फेलियर कितने हो गए सर? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ, तो सक्सेस के कितने पॉइंट? m, टोटल कितने पॉइंट? n, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी m बाय n। ऐसे ही मैंने बोला फेलियर का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेलियर के कितने पॉइंट? n माइनस n, टोटल कितने पॉइंट? n, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी n माइनस n अपॉन n। अब बच्चा दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो। कभी भी फेवर बोला तो करने का सक्सेस इज टू फेलियर, अगर अगेंस्ट बोला तो करने का फेलियर इज टू सक्सेस। व्हाट इज फेवर का मतलब? सक्सेस इज टू फेलियर। अगेंस्ट बोला तो फेलियर इज टू सक्सेस। जैसे बोलो, दे एग्जांपल देखो, ऑड्स इन फेवर आर 7:5, तो फेवर है ना, तो ये सक्सेस है, ये फेलियर है। तो सक्सेस के कितने पॉइंट? 7, टोटल कितने पॉइंट? 12, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 7/12। ये फेलियर है ना, फेलियर के कितने पॉइंट? 5, टोटल कितने? 12, तो ये ए डैश है फेलियर। अभी ये बच्चा ये अगेंस्ट है, तो ये फेलियर है, ये सक्सेस है। फेलियर का प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगा, सक्सेस का 3/7। तो नाम पढ़ना जरूरी। क्लियर विद दिस? यस सर। अब बच्चा कुछ पॉइंट्स हम बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड का जो प्रोबेबिलिटीज था उसका, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? ये जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके सारे आउटकम्स का बात करता है। अगर ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को आपने एक रियल नंबर से असाइन किया है तो उसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट, एक को बोलते हैं कंटीन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है हाउ मेनी, और कंटीन्यूअस का मतलब होता है हाउ मच। तो डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? जो चीज आप काउंट कर सकते हो। कंटीन्यूअस मतलब वो होता है जो आप मेजर कर सकते हो। जहां पे मेजर आएगा ना वो कंटीन्यूअस, जहां पे काउंटिंग की बात होगी वो डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए? तो हम यूज करते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जब हम बात करते हैं कंटीन्यूअस का तो हम यूज करते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो डिस्क्रीट के लिए पीएमएफ, कंटीन्यूअस के लिए पीडीएफ। अब बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्वेश्चन पीएमएफ का तभी होगा जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से ज्यादा होगा, एंड सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 0 है 0 से ज्यादा एंड सबका टोटल किया वो 1 के अगर इक्वल आया तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आल्सो नोन एज पीएमएफ। एक होता है बच्चा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसको सीडीएफ बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर आप प्रोबेबिलिटी को, जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी ऐड करूं, पहले 0.1 था, मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 0.3 हो गया, इसको भी ऐड किया तो 0.6 हो गया, फिर इसको ऐड किया तो 1 हो जाएगा। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोबेबिलिटी ऐड करते हो तो इस चीज को बुलाते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है f ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। फंक्शन का वैल्यू प्रोबेबिलिटी के वैल्यू से या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा होगा। क्लियर विद दिस? यस सर। फिर बच्चा एक होता है पीडीएफ। पीडीएफ मतलब इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी दो चीज होता है, फंक्शन का वैल्यू 0 है 0 से ज्यादा होना चाहिए, एंड फंक्शन का अगर आपने इंटीग्रेशन निकाला ना वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर इंटीग्रेशन फंक्शन का 1 के इक्वल है और फंक्शन का वैल्यू 0 है 0 से बड़ा है तो इसे बोलते हैं पीडीएफ। ये सब भूल जाओ, ये आपको आना ही चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड। कभी भी बच्चा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड ये तीनों पूछ जाए तो आप पेपर में 5 कॉलम बनाना। पहले का नाम xi, दूसरे का नाम pi, तीसरे का नाम pixi, चौथे का नाम xi स्क्वायर और लास्ट वाला pixi स्क्वायर। बोलो क्या है नाम? xi, pi, pixi, xi स्क्वायर, pixi स्क्वायर। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा तो जो थर्ड कॉलम है ना इसका टोटल इज e ऑफ x, तो थर्ड कॉलम के टोटल को क्या बुलाते हैं? e ऑफ x। अगर वेरिएंस पूछा तो वेरिएंस का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है समेशन pixi स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? समेशन pixi स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। अगर आप एग्जाम में भूल गया तो याद ऐसे रखना, कॉलम नंबर 5 से कॉलम नंबर 3 के स्क्वायर को माइनस कर दो, कॉलम 5 माइनस कॉलम 3 का स्क्वायर। और एक वे इसके फॉर्मूला को बोलने का e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। ये कॉलम को ना बच्चा e ऑफ x स्क्वायर बोलते हैं और ये कॉलम को e ऑफ x बोलते हैं। तो e ऑफ x स्क्वायर में से e ऑफ x का स्क्वायर को माइनस किया तो भी वेरिएंस आता है। और एक वे एक बोलने का e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर, e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर। बोलो पहला फॉर्मूला समेशन pixi स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला e ऑफ x माइनस म्यू द होल स्क्वायर।
अभी बच्चा अगर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है वो डिसीजन आपके फेवर में है। अगर आपका ई ऑफ एक्स नेगेटिव आया तो वो आपके अगेंस्ट है, और अगर आपका ई ऑफ एक्स जीरो आया तो वो फेयर है, या तो अनबायस्ड है या तो न्यूट्रल है। ये से समझा? यस सर। और एक चीज, ई ऑफ एक्स कहां पे लाई होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। कहां पे लाई होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लास्ट पेज बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढना है तो कांस्टेंट को बाहर रखो और फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस और माइनस y है तो टूट जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो भी टूट जाएगा। ये चारों प्रॉपर्टी समझा? ऐसी बच्चा वेरिएंस के भी प्रॉपर्टी होता है। कांस्टेंट का वेरिएंस बच्चा हमेशा जीरो होता है। कांस्टेंट इनटू समथिंग है तो कांस्टेंट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और x का वेरिएंस होगा। वैसे वेरिएंस ऑफ ax प्लस और माइनस by है तो इसको भी प्लस है ना, तो दो पार्ट में तोड़ दो। पहले में कांस्टेंट a है तो बाहर आके a स्क्वायर, दूसरे में b है तो बाहर आके b स्क्वायर। तो एक इधर फॉर्मूला याद रखना, वेरिएंस ऑफ y कभी भी निकालना है तो आपका फॉर्मूला आएगा मॉड b स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कौन से चैप्टर में? एमओडी में। तो ये एक फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। Play with this? Yes sir. So expected value of constant is constant. Expected value of constant into variable is constant into expected value. Variance of constant is zero. Variance of constant into variable is constant का square into variance of x. प्लस रहेगा तो भी टूट जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा तो भी टूट जाएगा। और इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी विद इन 26 मिनट्स, मतलब 25 मिनट में पूरा अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। तो डू वॉच दिस वीडियो एंड डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर हम इसका पीवाईक्यू में रिकॉर्ड करूंगा। पीवाईक्यू में 116 सम है तो टाइम लगेगा उस वीडियो को, बट मैं आपको प्रोवाइड जरूर करके दूंगा। इतना मैंने मेहनत किया तो ये भी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, भले मेरा चैनल कोई देखे ना देखे। इस बार मैं आपको पूरा करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आई विल टेक डिसीजन कि करना है कि नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।